नमस्कार मित्रों, ये जो नया बैच बीपीएससी तैयारी फॉर एनवीएस केवीएस ईएमआरएस यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन बैच है। शुरुआत के इस वीडियो में बताया जाएगा किस प्रकार से, चाहे ईएमआरएस की बात करें, एनवीएस केवीएस की बात करें, बीपीएससी तैयारी 4 की बात करें, DSSS यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, इतना बेहतरीन कंबाइंड सिलेबस हम लोगों ने बनाया है। उस हिसाब से क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई हैं। मित्रों, इस लेक्चर को आप डेमो लेक्चर कह सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगता है, बेहतर लगता है, कंटेंट बेस्ट लगते हैं, तो आप फुल बैच एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट पे। ठीक, तो एक बार जितने भी नए लोग जुड़े हैं सबका वेलकम। उनके लिए एक बार फिर से क्या करेंगे, सिलेबस का जो फॉर्मेट है वो बताएंगे, क्या क्या पढ़ा चुका उसको भी देखेंगे और क्या अब हम पढ़ने वाले हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक, एक और जरूरी बात कि ये जो हमने सिलेबस का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, ये चाहे आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो और DSSS की तैयारी कर रहे हो, सभी और बीपीएससी की तैयारी, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के को सिलेबस को देखते हुए हमने ये सारा चीज जो है फॉर्मेट किया है। जो हमारे पुराने बच्चे रहे हैं वो जो सिलेबस को फॉलो कर रहे थे वही करना है, बस कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन हुई हैं, तो परेशान नहीं होना है, ना ही कंफ्यूज होना है। ठीक, जो आपका न्यू सिलेबस है वो हम लोग आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, बेसिकली कुछ हुआ नहीं है, केवल ऐड ऑन हुए हैं टॉपिक। ठीक, तो घबराना नहीं है। अब हम आते हैं उसी क्रम में जैसे हम पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हम पढ़ रहे थे उसी क्रम में अब हम आते हैं ताल पर। ठीक, जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनको एक बार हम सिलेबस का फॉर्मेट समझा देते हैं, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये जो है हमारा एक कंबाइंड सिलेबस है। ठीक, ये सारी जो चीजें हैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट करा दिया है और हम क्या लेकर चलने वाले हैं, उन सारी चीजों को लेकर चलेंगे। चलिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट करा दी हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमने संगीत और ध्वनि की जो बेसिक जो नॉलेज है वो हमने करा दिया है। नाद को बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है, सबका आप टाइमिंग देख सकते हैं। पार्ट भी इसमें हमने कई सारे चीजों का पार्ट वाइज पढ़ाया हुआ है। तो डे 1 में आप देख सकते हैं संगीत और ध्वनि है, नाद और श्रुति हमने पढ़ा दिया है। श्रुति के अंतर्गत सारणा चतुष्टयी हमने पढ़ा दिया है। स्वर और सप्तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, वर्ज्य स्वर, न्यास, पकड़, आरोह, अवरोह, पूर्वांग और उत्तरांग, इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे आए तो आता है हमारा विवादी, अनुवादी, वर्ज्य स्वर, आरोह, अवरोह और न्यास के स्वर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डे 7 की बात करें तो हमने अलंकार पढ़ा रखा है, ठाठ हमने पढ़ा रखा है, राग पढ़ा रखा है, राग का पार्ट 2 भी चला है, लय और लयकारी हमने बता रखा है। उसके बाद बात करें तो लय और लयकारी का पार्ट 2 चला है, ताल चला है आपका और ताल पार्ट 2 चला है, ताल के 10 प्राण चले हैं, ताल के 10 प्राण पार्ट 2 तक चला हुआ है। ठीक, तो अब इसमें थोड़ा सा चीजें समझिए कि आज भी जो हमारा क्लास है वो ताल शुरू होने वाला है। अब क्या है कि इधर हमने जो पढ़ाया है ताल पार्ट 1 में, इधर हमने सारे बेसिक चीज को कवर कर दिया है। ताल किसे कहते हैं, ताल हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कितने हैं, किस प्रकार से विभाग की परिभाषा है, सम की परिभाषा है, खाली की परिभाषा है, जितने भी तमाम चीजें हैं आपकी बेसिक चीज हमने बहुत ही अच्छे से ये 4 पार्ट में आपका कवर करा दिया है। आगे बढ़ते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार है, ये हमने चीजें आपकी कंप्लीट करा दी है। लगभग 40 मिनट का वीडियो है। अलाप की बात करें, अलाप भी हमने आपको करा दिया है। मींड, खटका, मुर्खी, ग्राम, ग्राम पार्ट 2, ग्राम पार्ट 3, सूत, स्वर संवाद हमने पार्ट 3 तक पढ़ाया है। उसके बाद मूर्छना की बात करें तो मूर्छना पार्ट 3 तक हमने पढ़ाया है। 3 बार इसका क्लास हमने लिया है, तीनों में अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। हारमोनी और मेलोडी हमने पार्ट 2 भागों में पढ़ाया है
वादन गायन के गुण और दोष को हमने पढ़ाया है। वादन गायन तो इस तरीके से, गमक है आपका परमेल प्रवेशक राग काको। ये जो सारी चीजें हैं हमने 40 क्लास आप लोगों का ले रखा है, जिसमें हमने ग्रंथ तक कंप्लीट करा दिया। ठीक, ग्रंथ के केवल 2 चीज बचे हैं, उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे। आज जो चीजें हैं, आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ताल शुरू करने वाले हैं। जितने भी हमारे पुराने भाई बहन रहे हैं उन सबको पता है कि परिभाषिक शब्दावली का जो फॉर्मेट तैयार हुआ था वो फॉर्मेट खत्म हो गया है। उसके बाद ग्रंथ का फॉर्मेट बना था वो भी हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं, अब हम ताल वाले फॉर्मेट पे आते हैं कि ताल हमारी क्या क्या चीजें हैं, ताल को किस तरीके से पढ़ेंगे, ताल को किस तरीके से हम लिखेंगे ताकि हमको एग्जाम में 4 नंबर मिले चाहे 5 नंबर मिले, क्योंकि आपका 60 नंबर का थ्योरी कैप्चर कर रहा है EMRS वाले एग्जाम में। जाहिर सी बात है कि संगीत के जितने भी विद्यार्थी है, जरूरी नहीं है कि EMRS किसी का नहीं भरा होगा, वो DSSB का वेट करता होगा, ऐसा नहीं है। जो जो फॉर्म लाइन से निकल रहा है वो सब आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सभी एग्जाम को फोकस करते हुए हमने सिलेबस को बनाया है, उस मुताबिक हम लोग चलेंगे। ठीक, चलिए, तो हमने कितना पढ़ाया है समझ में आ गया। अब हम आते हैं ताल वाले फॉर्मेट पे, और ये जो सिलेबस है आपको मिल जाएगा, पहले हमने शुरू में बताया। अब हम आते हैं ताल वाले फॉर्मेट पे कि ताल में आपका क्या क्या है। ठीक, चलिए, ताल के विषय में बात करें अगर हम, तो ताल का सब कुछ हमने 4 पार्ट में पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि ताल कौन कौन सी है, क्या बोल हैं उसके, क्या विशेषता है उनकी, किस तरीके से ताल लगाया जाता है, ताल अगर हम लिखेंगे 4 नंबर में तो किस तरीके से लिखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में अच्छे से लेके चलेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम 4 ताल, सूल ताल, समय मिला तो धमार ताल, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करें। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। हमने बहुत एनालाइज करके, सूर्या हाय, अली जी गुड इवनिंग, दिनेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मनोज जी हेलो, केशव जी प्रणाम, पिंटू जी गुड इवनिंग, विनीता गुड इवनिंग, प्रणाम, सीमा जी, अभिमन्यु जी प्रणाम, चिरंजीव जी गुड इवनिंग, हाँ जी, दिनेश जी, पता है ग्रंथ में बस 2 बाकी है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, आज हम नया चीज शुरू कर रहे हैं। राधे राधे सुभाष जी, जी जी बिल्कुल चिरंजीव जी। मैम, आप जो क्लास करवा चुके हैं उस क्लास को क्या न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म में देख सकेंगे? बिल्कुल देख सकेंगे। एक फोल्डर बना हुआ है, आप जाएंगे, मैं ये दिखा देता हूँ फोल्डर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो फोल्डर बना हुआ है, आप रन हो जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, देखिए कोई भी बैच में जाएंगे आप, जिस बैच से भी आप हैं, जैसे आप इस पे चले गए बैच में, कंटेंट में जाएंगे, ये देखिए कंबाइंड सिलेबस, जो अभी ये जो सिलेबस है इस हिसाब से सारी हमारी क्लासेस चलेंगी। ये सिलेबस अभी ऐप पे अपडेटेड नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं जो कि जल्दी आपको दे दी जाएंगी, तो ये सिलेबस ऐप पे अपडेट हो जाएगा। इस सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। इसी सिलेबस के हिसाब से फोल्डर का नाम है कंबाइंड सिलेबस। ये फोल्डर आपको BPSC NVS के भी सब जो भी आप बैच लिए सब में मिल जाएगा। इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, न्यू म्यूजिक बैच आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी आपके पहले की क्लासेस हो रखी हैं BPSC, ये जितने भी पहले की क्लासेस आपकी हो रखी हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, डे 1 डे 2 डे 3 करके, देखिए आप, ठीक है ना, ये सब में मिल जाएगा। आप जिस बैच में जाएंगे तो अभी ये बेसिक क्लासेस ऑलरेडी हो रखी हैं एंड उन सब क्लासेस को आपको देख लेना है। ये देखिए BPSC TRE 4 के बैच में जाएंगे, हर बैच में अगर आपने पहले से क्लासेस मिस आउट कर दी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डे 1 डे 2 करके व्यवस्थित करके सारी क्लासेस दी गई हैं। साइड में इनका PDF भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने अभी तक क्लासेस हो रखी हैं, बेसिक क्लासेस हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिए। शाम को आपको एक नया लेक्चर मिलेगा ही, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। दूसरी बात, चाहे आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये सिलेबस जब आप कल हम लोग अपलोड करेंगे ना एप्लीकेशन पे, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। EMRS NVS KVS BPSC UP LT ग्रेड, ये सारे सिलेबस को देख के काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने बनाया है। इस सिलेबस को जो आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी एग्जाम में छूट जाएगा।
ये सिलेबस कल आप लोग को मिल जाएगा। तो आप बीपीएससी का बैच लिए हैं, कोई भी बैच लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये बैच होगा। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सा आप समय दीजिए, 1-2 दिन में सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि कैसे कंटेंट मिल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये बैच पे चले जाइएगा। बैच पे जाने के बाद सबसे पहले ही फोल्डर मैंने दे दिया, सारे बैच में ये फोल्डर मैंने अपडेट कर दिया है, कंबाइंड सिलेबस न्यू बैच, ये फोल्डर आपको मिलेगा। बस इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, सारी चीजें देख लेना है, ठीक है। अभी देखिए टाइमिंग मैं आपको बता देंगी, किस किस दिन क्लास होंगे, कितने बजे क्लास होंगे, किस किस दिन क्लास नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैम, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले हम बता दें कि हमारा टाइमिंग क्या रहेगा। ठीक, तो जो हमारा टाइमिंग है वो आपका रहेगा 8 बजे से ही टाइमिंग। ठीक, चलिए टाइम के विषय में अगर हम बात करें तो जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 8 बजे, ठीक, शाम को। उसके बाद अगर हम डे की बात करें तो आपका जो है डे थर्सडे और एक जो आपका संडे है, इस दिन क्लास आपका नहीं चल पाएगा। ठीक, इस दिन आप लोग को क्या करना है, इस दिन आप लोग को जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको जो हमने 40 वीडियो पढ़ा रखा है उन सभी चीजों को क्या करना है, उन लोग को पढ़ना है, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक, तो टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, 2 दिन छुट्टी है तो आप लोग भी छुट्टी नहीं करिएगा। अब हम आगे आते हैं, कहाँ रहे, ठीक ठीक, तो इस तरीके से आपके 5 डेज क्लास होते हैं, ठीक हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताल की संरचना पे आते हैं। ठीक, ताल के विषय में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जितने भी नए लोग जुड़े हैं जाके पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं ताल की संरचना। ठीक, ताल संरचना के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की तालों का वर्णन मिलता है जो निम्न प्रकार के हैं। ताल के विषय में हमने बहुत अच्छे से बताया है, दोबारा बताना नहीं पड़े। ताल की जो संरचना है इसके आधार पर 2 जो है आपका मुख्य तालों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, अर्थात ताल का क्या स्वभाव होता है। ठीक, ताल का क्या स्वभाव होता है, ये सारी चीजें क्या करनी है, आप लोगों को पढ़नी है। चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। संपदी ताल, ताल के जो 2 स्वभाव कह लीजिए या उनका बिहेवियर कह लीजिए या उनका चरित्र कह लीजिए, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका समपदी ताल और दूसरा होता है आपका विषमपदी ताल। एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। समपदी ताल और विषमपदी ताल पढ़ाने का कारण ये है कि जब आप 4 नंबर का आंसर दें तो उसमें क्या करें, आप समपदी ताल को मेंशन करके आए कि किसे समपदी ताल कहा जाता है। ठीक, चलिए इन तालों में सभी इस प्रकार की तालें आती हैं जिनके पद समान होते हैं। अब इसको ज्यादा ना समझते हुए आप ये समझिए कि समपदी ताल का अर्थ क्या होता है। समपदी ताल, जैसे कि अगर आप एक ताल की बात करें, एक ताल की अगर आप बात करें तो एक ताल में क्या होते हैं, आपके 12 मात्रे होते हैं। ठीक, इतना तो बेसिक सबको पता है। अब 12 मात्रे में आपके 6 विभाग होते हैं। अब उन एक एक विभाग में आपके 2-2 बोल होते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है, 1 2 3 4 5 6। चलिए तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आपने देख लिया। तो प्रत्येक विभाग में बोलों की जो संख्या है समान रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समपदी ताल कहते हैं। क्या कहते हैं, समपदी ताल कहते हैं। चीजों को इस तरीके से समझिएगा कि आप लोग एग्जाम में जाके लिख पाए। ठीक, वरना शॉर्टकट में समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है कि विभाग के अंतर्गत समान बोल हो, क्या कहते हैं, समपदी ताल। लेकिन उस ढंग से अब आप इस क्लास को लेके चलिएगा कि इसको आप शब्दों में क्या कर सके, नोट्स बना सके या कॉपी पे लिख सके। ठीक, चलिए तो समपदी ताल किसे कहते हैं। समपदी ताल जो होता है आपका एक ऐसा ताल होता है जिसमें आपके जो विभाग होते हैं उसके अंतर्गत आपके जो बोल होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात प्रत्येक विभाग में अगर 2-2 है तो 2-2 चल रहा है, अगर 3-3 है तो 3-3 चल रहा है, अगर 4-4 है तो 4-4 विभाग इस तरीके से प्रत्येक विभाग में चल रहा है। समझ में आया।
तो इस तरीके से आपका क्या होता है, संपदी ताल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात जिनके हर एक विभाग में मात्रों की संख्या समान होती है उसको हम क्या कहते हैं, संपदी ताल कहते हैं। ठीक, एक विभाग में मात्रा जो होता है क्या होता है, समान होता है, उसको हम संपदी ताल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम उदाहरण लें, उदाहरण क्या होता है आपका, जैसे कि आपका 3 ताल है। 3 ताल के विषय में बात करें तो प्रत्येक विभाग में 4-4 आपके बोल होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर आप बात करें और दादरा की अगर आप बात करें तो तीन बोल प्रत्येक में रहता है। कहरवा की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपके 4 बोल होते हैं। 4 ताल की बात करें तो 4 ताल में क्या होता है, आपका 2-2 का ऐसे विभाग बना होता है। ठीक, उसी प्रकार से आपका 1 ताल भी होता है। अब 1 ताल जो है आपका और 4 ताल क्या है, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें अगर बात करें प्रश्न की तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका ये आ सकता है कि 1 ताल और 4 ताल का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, अभी हम प्रश्न बता रहे हैं, बाकी इन सारी चीजों का हम नोट्स देंगे आप लोग को। क्या, 1 ताल और 4 ताल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लिखिए। तो अब क्या होगा, ये जो चीजें हैं आपके 4 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं, तो इसीलिए प्रश्नों को जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे बताते चलेंगे ताकि हम लोग कोई भी चीज छूटे ना हम लोगों से। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब हम आते हैं शुरू से ताल पे। ताल के विषय में बताया, संपदी ताल किसे कहते हैं ये भी हमने बताया, संपदी ताल का क्या क्या उदाहरण कौन कौन से आते हैं ये भी बताया। और इसी को बताते समय हमारे मन में एक प्रश्न आया, क्या आया कि 1 ताल और 4 ताल का तुलनात्मक अध्ययन पूछ सकता है। तो 1 ताल और 4 ताल का तुलनात्मक अध्ययन का नोट्स हम अच्छे से आप लोग को दे देंगे कल नहीं परसों। आगे बढ़ते हैं। संपदी की अगर हम बात करें, संपदी के डेफिनेशन के विषय में बात करें तो उन्हें संपदी ताल कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तालें आती हैं, जो हमने एग्जाम्पल बताया है वही ताल है। सूल ताल है आपके 5 विभाग होते हैं, 2-2 आपकी मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 ताल और 4 ताल पे तो 6 विभाग होते हैं, प्रत्येक में आपके 2-2 बोल होते हैं। वही चीज है जो हमने बताया, बारी बारी से हम सभी तालों को देखेंगे। अभी केवल हम क्या करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। 3 ताल के विषय में बात करें, चारों विभाग में 4-4 मात्राएं क्या हैं, होती हैं। रवि जी प्रणाम, कृष्णा जी प्रणाम। कहरवा ताल के विषय में बात करें तो ये भी क्या है, उसका एग्जाम्पल है। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दादरा ताल भी क्या है, एग्जाम्पल है, जो हमने बताया कि 3-3 स्वर होते हैं, 3-3 बोल होते हैं, 2 विभाग होते हैं। तो संपदी ताल समझ में आया। जो लोग नए जुड़े हैं एक बार बताएं क्लास समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम विषमपदी ताल की ओर। ठीक, संपदी ताल हमने बहुत अच्छे से देख लिया। विषमपदी किसे कहते हैं, वो सम था, ये विषम है, जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसके अंतर्गत वे सभी ताल आते हैं जिनके पद असमान होते हैं। जिनके पद क्या होते हैं, असमान होते हैं, जैसे 5, 2, 3, 4। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये अगर आपका विभाग 1 में आपके 5 बोल हैं। आशीष जी मैम, ये क्लास किस लोगों का चल रहा है? सबके लिए चल रहा है जो इमारिस की तैयारी कर रहे हैं, जो एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी, DSSS, सभी प्रकार के जो संगीत की आपकी परीक्षाएं हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए है ये। चलिए, समझ में आया। तीसरे विभाग में 3, चौथे विभाग में 4 बोल। ठीक, तो इस तरीके से क्या है आपका ये बोल है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, ये विषम पदी के अंतर्गत आएगा। नैतिक जी अर्थात जिनके विभागों में अलग अलग 2 प्रकार की मात्राओं एवं संख्याओं का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, आपका विषमपदी ताल कहलाता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उन्हें विषमपदी ताल कहते हैं। विषमपदी तालों को अर्ध संपदी ताल भी कहा जाता है। अर्ध संपदी ताल मतलब कि अगर किसी प्रथम विभाग में 2 है, द्वितीय विभाग में 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आधा क्या है आपका समान है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अर्ध संपदी ताल कहते हैं। वहीं पे अगर हम विषमपदी की बात करें,
विषम पदी की बात करें तो 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, अर्थात प्रत्येक विभाग में अलग अलग बोलों की संख्या है। समपदी की अगर आप बात करते हैं तो 2-2 प्रत्येक विभाग में 2-2 बोल है, 2-2 समान बोल है, तो वो क्या है आपका समपदी। ठीक, तीनों समझ में आ गया किस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। झपताल अब उदाहरण के तौर पे दे रहा है कि झपताल है, इसके 4 विभाग होते हैं, 3-4-3-4 के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। झूमरा है आपका, दीपचंदी ताल है, इन विभाग के अंतर्गत 3-4-3-4 क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। मिश्र पदी तालों के अंतर्गत वे सभी प्रकार के ताल आती हैं जिन्हें हर एक विभाग में बहुत सारी पृथक मात्राएं एवं संख्याएं प्रयोग की जाती हैं, अर्थात जिसमें विभागों में कभी भी एक समान मात्रा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र पदी ताल कहते हैं। जैसे कि 5, 2, 3 और 4। चीजें समझ में आ रही हैं। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा मिलता जुलता होगा। समपदी मतलब क्या होगा, पूरा मिलता है। विषम पदी मतलब पूरा भिन्न होगा। और मिश्र पदी मतलब क्या होगा, पूरा मिश्रित होगा। तो विषम पदी के अंतर्गत आपका अर्ध और मिश्र पदी ताल आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धमार ताल के 4 विभाग होते हैं, इसके अंतर्गत 5, 2, 3, 4 सभी में अलग अलग क्या होता है, ताले होते हैं। ये सारी चीजें हमने शुरू में ही आपको बताई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम मिश्र पदी ताल कहते हैं। चीजें समझ में आई इतना? हाँ, धमार ताल जैसे। चलिए आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया विषम पदी ताल किसे कहते हैं, समपदी ताल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं 4 ताल की। ठीक, पहला ताल जो है आपका, हमने पहले ही दिखाया कि जो आपका ताल का फॉर्मेट बना हुआ है उसमें सबसे पहले आपका 4 ताल है। 4 ताल के विषय में बात करते हैं। अब 4 ताल को इस दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे कि ताकि वहां पे जाके हम 4 नंबर का लिख पाए। ठीक, तो अब 4 ताल जो है आपका, उसको क्या करना है, चलिए 4 ताल के विषय में अगर हम बात करें तो 4 ताल जो है आपका, यह एक पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है। अब पखावज पर कौन से ताल बजते हैं, जो खुले बोल के ताल होते हैं। ठीक, खुले बोल के ताल, खुले बोल के जो ताल होते हैं आपके, वो आपके पखावज पर बजाई जाती है। और तबला की बात करें, बंद बोल की जो ताल होती है आपकी, बंद बंद बोल की जो आपकी ताल है वो जो है आपका तबला पर बजाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें खुले बोलों की, खुले बोल की बात करें, वो आपके पखावज पर बजाई जाती हैं। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल या कह सकते हैं अंतर समझिए कि तबला जो होता है, बंद बोल क्या होता है, लास्ट में बजाने पे क्या होता है, गूंज नहीं निकलती है। ठीक, गूंज नहीं होती। वहीं पे अगर हम बात करें पखावज की तो लास्ट में क्या होता है, इसमें गूंज उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये बेसिक आपका नॉलेज था, समझ लीजिएगा कि बंद बोल तबला है, खुला बोल पखावज है। बंद बोल में क्या होता है, लास्ट में बोल गुंजित नहीं होता है। पखावज में क्या होता है, खुले बोल का होता है, बजाने पे लास्ट में क्या होता है, वो गुंजित होता है। आगे बढ़ते हैं 4 ताल पे। 4 ताल जो होता है आपका, सबसे पहले इसका बोल हम समझ लेते हैं 4 ताल में क्या है, उसके बाद इसका जो आपका शास्त्रीय परिचय दिया हुआ है इसको समझा जाएगा। ठीक, चलिए तो 4 ताल जो है आपका, 4 ताल आपका 12 मात्रे का होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 ताल के मात्रा को क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 ताल, 1, 2, 12 मात्रे का क्या होता है आपका, 4 ताल होता है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंदर बोलों को लिखेंगे। चलिए बोल के विषय में अगर हम बात करें तो 4 ताल का जो बोल है आपका
हा, धा, हा, हा, दिन, ता, इट, हा, दिन, ता, इट, तक, कदी, कन। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, धा धा दिन ता किड धा दिन ता तिट कत गदी गन धा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, चार ताल जो होता है दो दो विभाग में क्या होता है, दो दो बोलों में क्या होता है, बटा होता है। तो एक विभाग ये बना, दूसरा विभाग आपका ये बना, तीसरा विभाग ये बना, चौथा विभाग ये बना, पांचवा विभाग आपका ये बना, पांचवा जो विभाग है आपका ये बना, और छठा ये बना। ठीक, तो इस तरीके से चार ताल जो है आपका 12 मात्रा होता है, 6 विभागों में बटा होता है। अब इन पे खाली ताली की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रथम जो मात्रा होता है सदैव क्या होता है, ताली होता है। तीसरे नंबर पे हमारा खाली है। उसके बाद बात करें तो दूसरी ताली यहाँ है, उसके बाद खाली आपका यहाँ है, तीसरी ताली आपकी यहाँ है और चौथी ताली आपकी यहाँ है। चीजें समझ में आई। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा शास्त्रीय परिचय की ओर। तो चार ताल का कितना मात्रा होता है, चार ताल कितने मात्रे की होती है, तो चार ताल आपकी 12 मात्रे की होती है। विभाग की बात करें, विभाग की अगर बात करें तो विभाग कितने हैं, देखिए एक विभाग ये हुआ, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, पांचवा विभाग और छठा विभाग। ये जो पार्ट में डिवाइड होता है, जो खंड खंड में डिवाइड करता है, वही क्या कहलाता है, आपका विभाग कहलाता है। तो वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके 6 विभाग। आगे आते हैं ताली के विषय में बात करते हैं कि किस किस मात्रे पे क्या है ये ताली है। तो देख सकते हैं कि पहली मात्रा, पांचवी मात्रा और 9वीं मात्रा और 11वीं मात्रे पे क्या है, आपकी ताली है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे जिसके लिए नया होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, क्या समझना है आप लोगों को। अगर ताली के विषय में बात करें तो मात्रे पे ध्यान दीजिएगा, इस मात्रे पे ध्यान दीजिएगा कि पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पर है। ठीक, उसके बाद 5वें नंबर पे है, उसके बाद आपका 9वें नंबर पे है, उसके बाद आपका 11वें नंबर पे। ठीक, अब ताली लिखने का अर्थ ये मत लिख के आ जाइएगा कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये लिख के नहीं आना है। हम लोग को क्या लिख कर आना है, हम लोग को ये समझना है कि ये जो है आपका पहले मात्रे पे है, उसके बाद है आपका 5वां मात्रा, उसके बाद है आपका 9वां, उसके बाद है आपका 11वां। तो 1, 5, 9, 11 पर ताली होता है आपके चार ताल में। इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं खाली। खाली के विषय में बात करें तो तीसरे नंबर पर और 7वें नंबर पे क्या है, आपका खाली है। तो इस तरीके से जो चार ताल है आपका है। अब इसकी थोड़ा सा विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं को लिखते हैं, उसके बाद किस तरीके से चार ताल लगाते हैं वो भी हम बताते हैं। एक बार और रिवाइज करेंगे हम इसको। ये जो है आपका, ये जो है पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है। दूसरे विषय की अगर अब बात करें पखावज के बाद, तो ये क्या है, ध्रुपद गायन शैली में चार ताल का प्रयोग होता है। ठीक, ध्रुपद गायन शैली में का प्रयोग होता है। एक एक चीज अच्छे से लिखवा के देंगे ताकि आप लोग को पीडीएफ सिस्टमेटिक तरीके से मिले। उसके बाद ये क्या है, आपका समपदी ताल के अंतर्गत आता है। समपदी ताल है, क्यों, क्योंकि इसका जो विभाग और मात्रा है वो क्या है, समान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम छंद बोल भी कहते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑब्जेक्टिव में छंद बोल के विषय में बात करें तो ये समझिएगा। अब हम आते हैं विभाग की, और विभाग हमने ऑलरेडी लिखवा रखा है। अब हम आते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, चार ताल का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम को भी समझिएगा।
अन्य नाम को भी क्या करना है, याद करके जाना है। अन्य नाम के विषय में अगर हम जाने तो पहला जो है आपका अन्य नाम वो है आपका चार ताल। दूसरे की बात करें तो वो है आपका चौताल। तीसरा अगर आप बात करें तो वो है आपका चंदनाग। ठीक, चंदनाग भी चार ताल को कहा जाता है। चौथे अगर हम बात करें तो इसको बंगाल में क्या कहा जाता है, बड़ा चौताल। क्या कहते हैं बंगाल में इसको, बड़ा चौताल। समझ में आया? इतनी सारी चीजें हैं, फिर से हम बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, एक फॉर्मेट आपको पूरा बनाकर देंगे। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और इसकी विशेषताओं की बात करें तो संगीत भाष्य जी ने, हाँ चौताल, चार ताल, सीमा जी। चलिए और बात करें तो संगीत बड़ा चौताल जी, संगीत भाष्य इसे द्वापर युग में, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है उन तालों को समझिएगा। क्या कहा है, रास ताल और मोहन मोहन ताल। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? अब हम आते हैं, इतनी जो चार ताल की बातें हैं हमने सब बता दिया है। फिर से एक बार देखते हैं चार ताल के थोड़ा सा जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो यह पखावज पर बजाए जाने वाली एक अत्यंत प्रसिद्ध ताल है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है क्या कि चार ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही लोकप्रिय ताल है। किस तरीके से, चार ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय ताल है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इस ताल के बोल खुले होते हैं। तो आप आगे क्या लिखेंगे कि चार ताल के बोल खुले होते हैं जो कि पखावज पर बजाया जाता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया एक बार बताइए, हम आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं। यह पखावज पर बजाई जाने वाली एक अत्यंत प्रसिद्ध ताल है। इस ताल के बोल खुले होते हैं, ये लिख सकते हैं, या ये भी आप सरल भाषा में लिख सकते हैं कि चार ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय ताल है। चार ताल के बोल खुले होते हैं जो कि पखावज पर बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इस ताल की संगत ध्रुपद गायकी के साथ मुख्य रूप से की जाती है। ठीक, इसके बाद आपको ये वाला लाइन याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि ध्रुपद में क्या किया जाता है, इन सारी चीजों को बजाया जाता है, के साथ बजाया जाता है। तबले पर यह ताल खुले हाथों से बजाई जाती है। यह केवल पखावज की ताल होने के वजह से पखावज पर इसे सोलो वादन भी किया जाता है। तो इसका क्या होता है, सोलो वादन भी होता है। ये भी चीज क्या करना है, याद रखना है कि सोलो वादन भी होता है। सोलो मतलब क्या होता है, एकल, एकल वादन ही होता है। अब ये चीजें जो हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दी हैं, ये क्यों हमने लिखा है ये भी अभी आप लोग को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत टुकड़े, परन, रेला, बंदिश आदि बजाई जाती हैं। अब आता है सुलताल। ठीक, चलिए चार ताल को समझिए। चार ताल जो है क्या क्या चीजें आपको याद करनी है उन सभी के विषय में एक बार देख लेते हैं। कहां कहां से क्वेश्चन आएगा इसको देख लेते हैं। चार ताल को अगर लिखने को आए तो इस तरीके से आप क्या करिएगा,
चार ताल में आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट याद रखना है। ये फॉर्मेट याद रख के इसको क्या करना है, आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना है, इसलिए हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। अब एक एक पॉइंट से आपका एक एक प्रश्न एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ध्रुपद गायन शैली में कौन सी ताल बजाई जाती है, अन्य नाम क्या होते हैं। तो ये जो है आपका एक एक नंबर क्या रखता है, प्रश्न एमसीक्यू में रखता है। आगे बढ़ते हैं, चार ताल के बोलों पे बात कर लेते हैं। तो चीजें समझ में आ गई कि अगर आपको लिखना है प्रॉपर तो किस तरीके से लिखेंगे। अब लिखने के लिए आपको क्या याद रखना है, इन सारी पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक, ये जो पॉइंट है इसको याद रखना है, उसके बाद पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेना है। और जहां एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, उसके आगे हमने क्वेश्चन डाल दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो नाम है ये भी आप लोग को याद रखना है। और सोलो वादन चार ध्रुपद में होता है, ये चार ताल का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं चार ताल को किस तरीके से लगाया जाता है। सबको समझ में आया। हमने इसमें दो बातें रखी हैं, एक अच्छे से लिखने वाला और एक एमसीक्यू वाला। चलिए चार ताल के विषय में बात करें कि चार ताल बजता कैसे है। तो चार ताल सबसे पहले बात करें कि 12 मात्रे का होता है। चार ताल को लगाने से पहले हमको मात्रा याद रखना है और विभाग याद रखना है, ताली याद रखना है और खाली याद रखना है। चलिए चार ताल के विषय में बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पहला जो मात्रा होता है वो ताली होता है। केवल एक रूपक ताल आपका क्या है, अपवाद में है। कहीं कहीं क्या होता है, लगाया तो खाली से जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है, सम से। ठीक, तो ये भी ऐसा अपवाद है। बड़े बड़े संगीतकार जो हैं वो कहते हैं कि बोलेंगे खाली से लेकिन लिखेंगे हम पहली जो मात्रा है वो क्या है, सम से। ठीक, परंतु आपके प्रश्न हमने कई बार ऐसा देखा है तो खाली ही उसका उत्तर आप लोग को लिखना है। ठीक, अक्सर प्रश्न पूछा है रूपक ताल का पहला मात्रा क्या होता है, तो खाली होता है। ऐसा कौन सा ताल है जिसका प्रथम मात्रा ही खाली है, तो खाली को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा कि प्रथम मात्रा रूपक की खाली होती है। चलिए चार ताल के विषय में बात करते हैं। तो चार ताल लगाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैम टीआरई 4 के लिए 150 क्वेश्चन का टारगेट सर जी बताए थे, उसके लिए विभिन्न क्लासेस का शेड्यूल। चलिए सब कुछ आपको बताया जाएगा, अली जी सबको बता रहे हैं, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। चलिए चार ताल के विषय में बात करें तो सबसे पहले आता है आपका धा, धा, दिन। जीरो का अर्थ क्या होता है, खाली। तो धा, धा, दिन, ता, टिट, धा, दिन, ता, टिट, कत, कदी, गन। ठीक, तो इस तरीके से क्या है आपका चार ताल होता है। चार ताल को इस तरीके से लगाते हैं। चार ताल का बोल याद रखिएगा, मात्रा याद रखिएगा, हमने शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए सारी चीजों को जितना चार ताल के अंतर्गत बताया जाना चाहिए सब हमने बता दिया। अब हम आते हैं अपने अगले ताल की तरफ। चार ताल समझ में आया, किस तरीके से लिखेंगे ये भी समझ में आया, किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है ये भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं सूल ताल पे। सूल ताल की भी वही कहानी है, उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सूल ताल हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय ताल है। इसके अंतर्गत आपकी 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं में क्या होती हैं, थोड़ा सा हम इसको और अगर चार ताल 12 मात्रा होती है। चार ताल में 6 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 बोल होता है। इसी कारण यह समपदी ताल कहलाता है। इसको पखावज पे बजाया जाता है। ये सारी चीज हमने आपको बता दी। उसके बाद क्या होता है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है। बाकी सारी चीजें हमने बता दी। अब हम आते हैं
अगले ताल की तरफ अगला ताल जो है आपका क्या है, अगला ताल है आपका सूल ताल। सूल ताल को पढ़ाने से पहले सूल ताल के बोल को देख लेते हैं, उसके बाद इसके शास्त्रीय परिचय पे जाएंगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए सूल ताल की बात करें तो सूल ताल जो है आपका वो 10 मात्रे का होता है। सूल ताल जो है आपका 10 मात्रे का होता है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 10 मात्रा, 1 2 3 4 5 8 10। चलिए अब हम इसके बोलों पे ध्यान देते हैं। बोल क्या है इसका? सूल ताल है आपका धा, हा, दिन, ता, कीट, हा, तीट, कत, गदी, कन। ठीक, जहां 2 बोल होंगे उसको बांधना बहुत जरूरी है ताकि वो एक मात्रे में एक बोल लगे। अब गदी गन को अगर हम नहीं बांधते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करिएगा कि इसको बांधिएगा। ठीक, सभी चीजों पे अब ध्यान देना होगा। तो इसको बांधिएगा, सबको बांधना है। ठीक, ताकि वो एक बोल लगे। अगर आप नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? एक मात्रे में 2 बोल दिखेगा। अब इसका जो विभाजन है किस प्रकार से हुआ है? इसका विभाजन 5 इसका विभाग है। पांचों में क्या है? 2-2 बोल हैं। तो 2-2 से विभाजन करेंगे तो एक विभाग ये बनता है, एक विभाग ये बनता है, एक विभाग ये बनता है और एक विभाग ये बनता है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका? कितने विभाग बन गए उसको गिन लेते हैं। विभाग की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 विभाग बन गया। अब इसके ताली खाली की बात करें तो प्रथम मात्रा हमारा सम होता है, सबको पता है। तीसरा जो आपका मात्रा है उस पे खाली होता है। 5वें मात्रे पे आपकी दूसरी ताली होती है, 7वें पे तीसरी ताली होती है, 9वें पे आपकी खाली होती है। तो इस तरीके से आपको ये तो रटना ही होगा, याद करना होगा कब ताली खाली होती है। तो अब हमने इसका क्या कर लिया? बोल देख लिया। धा धा दिन ता, किट धा तिट कत गदी गन। अब हम इसमें क्या क्या चीजें लिखे हैं उसको क्या करेंगे? यहाँ पे अच्छे ढंग से लिखेंगे। सबसे पहले मात्रा की बात कर लेते हैं। तो मात्रा क्या है आपका? सूल ताल का 10 मात्रा होता है। विभाग की बात करें, आप लोग उत्तर देते जाइए। विभाग की बात करें तो आपके कितने विभाग हैं? 5 विभाग होते हैं। ताली के विषय में बात करें तो ताली क्या है आपका? ताली जो है आपके किसके किस पे है? 1 पे है, 5 पर है और 7 पर है। 1 5 7 पर ताली। खाली की अगर आप बात करें तो खाली जो है आपका वो क्या है? खाली आपका 3 और 9 पे क्या है? खाली है। तो इस तरीके से केवल बोल लिखने से हमको इतनी सारी बातें क्या हो गई? पता चल गई। अब हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पे जाते हैं कि सूल ताल में और क्या क्या चीजें। केवल सूल ताल ताली लगाकर तो आना नहीं है। सूल ताल के अंतर्गत और क्या क्या बातें हैं उन सभी को जानते हैं। तो इसको सुल्फाक्ता ताल, बहुत सारी चीजें हैं। 1 5 7 जी, ताली 1 5 7 पे होती है। सूर्या जी, चलिए इस पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लिखवाते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपका सुल्फाक्ता ताल। इसको हम सुल्फाक्ता ताल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा अन्य नाम में। और इसको हम सूल ताल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन पे थोड़ा सा हम इतिहास की बात करें तो इसमें अमीर खुसरो जी का कुछ विवरण है। क्या है कि मोहम्मद करम ईमान ने अमीर खुसरो के सत्रह तालों में से एक ताल माना है, जो कि क्या है आपका? वो है आपका सूल ताल। ठीक, अमीर खुसरो के 17 तालों में से एक ताल आपका सूल ताल है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा मोहम्मद करम ईमान जी ने। तो ये जो बात है आप लोगों को याद रखना है। अमीर खुसरो ने 17 ताल बताए, जिसमें से
ईमान जी कहते हैं कि सूल ताल उन्हीं 17 तालों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आचार्य बृहस्पति, इनका संगीत में बहुत ही उच्च कोटि का योगदान रहा है। आचार्य बृहस्पति ने मदन उल मूसिकी नामक, अगर आप लोग को इधर नहीं दिखता होगा तो कोई बात नहीं है, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, बाकी हम चीजों को बोलते जा रहे हैं। पुस्तक के आधार पर इस ताल का नाम, अब नाम क्या है ये समझिए, नाम क्या रखा है, उसूले फाख्ता। ठीक, तो सूल ताल का कई सारा नाम रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ताल है, इसलिए मैंने आज के क्लास में बताया और सभी चीजों को हम अच्छे से लिखवाते जा रहे हैं। कई सारे इसके नाम हैं, सभी नामों को ध्यान में रखिएगा किसने कौन कौन सा नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। उसूले फाख्ता, ठीक, उसूले फाख्ता रखा, आगे जाकर इसका नाम जो है बोलते बोलते या कह सकते हैं कि बिगाड़ कर सूल फाख्ता रख दिया। क्या रख दिया? सूल फाख्ता हो गया। समझ में आया? इतनी बातें हैं। अब थोड़ा सा इसके उसूले फाख्ता के मीनिंग पे अगर हम जाएं, अर्थ पे जाएं कि उसूले फाख्ता का अर्थ क्या होता है, उसूले पे जाएं। उसूल का जो आपका अर्थ है वो क्या है? सिद्धांत। क्या है आपका? सिद्धांत। उसके बाद अगर एक ये हो गया, उसके बाद बात करते हैं फाख्ता की। बात करें अगर हम फाख्ता, तो फाख्ता जो है आपका क्या है? एक पंडुक नामक पक्षी का नाम है। ठीक, पंडुक नामक चिड़िया को कहा जाता है। ठीक, चिड़िया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके विषय में एक बार और हम रिवाइज कराएंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये जो है आपका पखावज पर बजाया जाता है। पखावज पर वादन होता है इसका। तो ये क्या है? एक आपका खुले बोल का ताल है। ठीक, खुले बोल का। और इसका जो वादन है, जो इसका वादन है किन किन लयों में होता है वो देख लेते हैं। वादन की अगर हम बात करें तो वादन इसका मध्य में और द्रुत लय में होता है। और ये जो है आपका संपदी ताल है। ठीक, संपदी या संपद ताल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक विभाग में 5 विभाग था, 2-2 बोल थे। और ये जो है आपका ध्रुपद का ताल है। ठीक, ध्रुपद में भी का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी जो बातें हैं आपकी किसके अंतर्गत है? सूल ताल के अंतर्गत है। अब इन सभी चीजों को समझते हैं फिर से। चलिए, सूल ताल के विषय में अगर हम बात करें तो केवल इतना समझिए, आपके सामने सूल ताल दिया हुआ है। सूल ताल आपका 10 मात्रे का होता है, 2-2 का विभाग आपका बना होता है, 1 2 3 4 5। इतना समझ में आया? अब हम सूल ताल के बोल पर जाते हैं डायरेक्ट। सूल ताल का बोल अगर याद रहेगा तो ये सारी जो आपकी परिभाषाएं हैं या शास्त्रीय परिचय जो कह सकते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखने आ जाएंगी। सूल ताल के विषय में अगर हम बात करें तो सूल ताल का क्या बोल है? धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी कन। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से आपके ये सूल ताल हाथ पे लगते हैं। सूल ताल 10 मात्रे का होता है। ये सभी आपका एक एक प्रश्न क्या करता है? रखता है। सूल ताल कितने मात्रे का होता है? सूल ताल में कितने विभाग होते हैं? सूल ताल में किस किस मात्रे पे ताली होती है? सूल ताल में किस मात्रे पे खाली है? एक एक नंबर आपका रखता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है
5 से लेके 10 तक आपका बोल दिया होगा और बोल देगा कि पहचानिए कि किस ताल का है। तो आपको क्या सूल ताल को कहना है कि सूल ताल का है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको सूलफाक्ता ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूलफाक्ता ताल या शूल ताल। तो ये दो चीजें हैं, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। मोहम्मद करम इमाम ने अमीर खुसरो के जो 17 ताल है उनमें से एक ताल को माना है, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य बृहस्पति ने मदन उल मूसिकी नामक जो इनका पुस्तक रहा है उसमें सूल ताल को उसूल फाख्ता कहा था, बाद में बिगड़कर क्या बन गया? सूल फाख्ता ताल बन गया। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है? सूर्या जी, अभिमन्यु जी, अली जी, आशीष जी, सूलफाख्ता हो गया। अब हम आते हैं इसके अर्थ पे। उसूल का अर्थ क्या होता है, फाख्ता का अर्थ क्या होता है, ये लिख दिया, और पखावज पर इसका वादन होता है, ये भी हमने सारी चीजें लिख दी। वादन की बात करें तो मध्य और द्रुत लय में होता है, समपदी ताल होता है और द्रुत ध्रुपद में इसको क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इतनी जो चीजें हमने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर प्रश्न यहाँ पे कैरी करता है और लिखने में भी क्या होगा? आपको आसानी होगा, केवल शब्द अपने जोड़ देना है। अब आते हैं सूल ताल पे। यह पखावज की ताल है, इसमें 10 मात्रा होता है, ये सभी चीजें हमने आपको बता दिया। ताल की संगत ध्रुपद अंग की गायकी के साथ होता है, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह खुले हुए बोलों की ताल है तो उसी कारण ये तबले पर खुले हाथों से बजाई जाती है, पखावज पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह ताल मध्य में बजाई जाती है तथा इसके अंतर्गत टुकड़ा, परन, रेला, तिहाई, बंदिश बजाई जाती हैं, ये भी चीजें हमने आपको बताई। इसमें 10 मात्रा होती हैं, 5 विभाग होता है, 1, 5, 7 पर ताली और 3 और 9 पे खाली होता है। केवल क्या किया है? शब्दों में इसको परिवर्तित कर दिया है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो ये केवल बोल देखकर ही ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम धमार ताल पढ़ेंगे। धमार ताल को अच्छे से पढ़ेंगे। धमार ताल को किस तरीके से लिखा जाता है, धमार ताल के कितने बोल हैं, किस अंग में आता है, किस गायन शैली में बजाया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। धमार ताल और ही बहुत अच्छी ताल है, इसकी अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। झुमरा ताल की भी उसी तरीके से, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट ताल है वो है। और एक और बात कि जो एक ताल है और 4 ताल है, 4 ताल पढ़ा आज हमने पढ़ लिया, एक ताल और 4 ताल का तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने प्रश्न डाल दिया है, हम इसको कल बता देंगे। चलिए, इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देख लेंगे, एक ताल का और 4 ताल का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? ताल के विषय में हमने थोड़ा बहुत जाना, संपदी ताल किसे कहते हैं और विषम पदी ताल किसे कहते हैं, मिश्र पदी ताल किसे कहते हैं, अर्ध मिश्र, अर्ध संपदी ताल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने 2 ताल आज कवर किया। क्या क्या किया? एक किया हमने 4 ताल और एक किया हमने सूल ताल। ठीक, सूल ताल। इसके अंतर्गत जो जो बातें थी हमने आपको पॉइंट वाइज में दे दिया। कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है वो भी हमने बता दिया, किस तरीके से इसको एक्सटेंड करके लिखना है ये भी हमने इतनी सारी बातें बता दी। अब हम कल के क्लास में जो है आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे धमार ताल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे रूपक ताल को, धमार ताल को, रूपक ताल को। ठीक, और उसके बाद हम लोग 4 ताल और एक ताल को पढ़ाकर फिर इसका क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। कैसा लगा क्लास? मैम 50 नंबर के लिए भी बता दीजिए हैं मैम 50 नंबर के लिए भी। अभिमन्यु जी, ये एस्टेट का क्लास नहीं है मैम, एक क्वेश्चन डाउट रह गया है। न्यू बैच का जो क्लास है सिर्फ वही ना देखेंगे मैम, इसके अतिरिक्त ओल्ड बैच का वीडियो सब नहीं ना देखें? वो सब देखने को सकता है। चिरंजीव जी, जो न्यू बैच वाला है ये क्लास देखिए, वो भी देख सकते हैं अगर
देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहां पे भी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। हालांकि अगर जिसको पहले फॉलो कर रहे हैं उसी का पूरा करिए। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही। चलिए, झंपा ताल वाला थोड़ा सा हम भी देखे थे, डाउट लगा था, इसको हम कल बताते हैं आपको। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। परसों हम लोग धमार ताल, रूपक ताल, चार ताल, एक ताल को पढ़ा के फिर चार ताल एक ताल का हम अच्छे से प्रॉपर लिख कर दे देंगे, तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद जो बाकी हमारी तालें होंगी वो हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक, कैसे लिखना है फॉर्मेट हमने एक बार बता दिया है। हर ताल में फॉर्मेट हम नहीं बताएंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको हम पॉइंट में लिख देंगे। चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट पे। तो इसके पिछले हमने जो क्लास किया था उसमें हमने दो ताल देखा था। एक था आपका सूल ताल और जो पहला ताल था वो था आपका चार ताल। ठीक, आज हम पढ़ेंगे धमार ताल और आगे है आपका रूपक ताल, उसके बाद है आपका आड़ा चार ताल, उसके बाद पढ़ेंगे एक ताल, इस तरीके से। ठीक, चलिए, तो धमार ताल पे आते हैं कि धमार ताल का बोल क्या है या धमार ताल होता क्या है, धमार ताल में कितनी ताली होती है, धमार ताल में कितनी थाली होती है। ठीक, तो धमार ताल को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, धमार ताल के बोलों को देख लेते हैं। जब हम बोलों को देख लेंगे तो धमार ताल में हमको ये पता चल जाएगा कि धमार ताल में क्या विभाग होता है, क्या उसके बोल होते हैं, कितनी उसमें ताली होती है, कितनी उसमें खाली होती है, कहाँ पर इसका सम होता है। इन सारी बातों का पता चल जाएगा जब हम क्या करेंगे, धमार ताल के बोल को देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो धमार ताल की बात करें तो धमार ताल जो है आपका ये कुल कितने मात्रे का होता है, धमार ताल आपका 14 मात्रे का होता है। ठीक, 14 मात्रा जो बता रहे हैं केवल उसको ध्यान दीजिएगा। 14 मात्रे का आपका धमार ताल होता है। अब 14 मात्रे पे क्या क्या बोल है उसको देखते हैं कि आपके कौन कौन से बोल हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 1 2 3 से लेके 14 तक क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। ये है आपका धमार ताल। चलिए, धमार ताल के नंबरिंग की बात करें तो सबसे पहले 1 2 3 4 6 9 12 14। समझ में आ गया, 14 मात्रा हमने लिख दिया धमार ताल का। अब हम क्या करेंगे, अब हम धमार ताल के बोलों पे ध्यान देंगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, धमार ताल की मात्रा फाइंड आउट किया हमने। उसके बाद इसके बोलों को देखेंगे। तो जो आपका धमार ताल है उसका क्या है, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। इस तरीके से क्या आपका 14 मात्रा है, क ही ट ही ट आ को किस तरीके से लिखेंगे, अवग्रह को आ को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क धी ट धा आ। अली जी प्रणाम, ज्योति जी गुड इवनिंग, रितु कुमारी नमस्ते। अली जी मैम मेरा वाला क्वेश्चन बता दीजिए, पूछिए। रवि रंजन जी हाय। एप्लीकेशन नहीं है इसमें। सूर्या 13 14 क्या, निरंजन जी गुड इवनिंग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। क्या हो गया, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। अब क्या है, अब ये कितने विभाजन, इसका कितना विभाग हुआ है, तो इसके कुल 4 विभाग हैं। प्रथम विभाग में आपका 5 बोल है, द्वितीय विभाग में आपका 2 बोल है, तृतीय विभाग में आपके 3 बोल हैं और चौथे विभाग में आपका क्या है, 4 विभाग हैं। चौथे विभाग में क्या है आपका 4 बोल है। तो इस तरीके से अगर विभाग की गिनती करें तो सबसे पहले हम यहाँ मात्रा लिखते हैं कि मात्रा क्या है। तो मात्रा जो है आपका ये कुल 14 मात्रे का होता है।
विभाग की अगर आप बात करते हैं तो विभाग में क्या होता है, विभाग आपका एक विभाग ये बना, दूसरा विभाग ये बना, तीसरा विभाग ये बना, चौथा विभाग ये बना, तो आपके कुल 4 विभाग है। वही अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ताली खाली देख लेते हैं, तो प्रथम हम सबको पता है क्या होता है, सम होता है, अर्थात प्रथम मात्रा को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। छठवीं पे हमारा दूसरी ताली है, 8वीं पे हमारी क्या है, खाली है, और 11वीं पे आपकी तीसरी ताली है। तो इस तरीके से आपका किस तरीके से इस बोल को लगाएंगे, पहले हम वो देख लेते हैं किस तरीके से। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। ठीक, जब भी हम ताली लगाएंगे तब हम ताली को बंद करने के लिए सम को क्या करेंगे, लास्ट में बजा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ताली की बात करें, ताली के विषय में अगर हम बात करें तो ताली है आपका प्रथम मात्रे पे, उसके बाद ताली है आपके 6वें मात्रे पे, उसके बाद ताली जो है आपका क्या है, 11वें मात्रे पे। अब हम आगे आते हैं खाली को देखते हैं। खाली की बात करें तो 8वें नंबर पर क्या है आपका, खाली है। क्या है, 8वें मात्रे पे आपका खाली है। और ये जो है इसकी विशेषताओं के विषय में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये आपके खुले बोल के ताल हैं। क्या है, खुले बोल। और हम सबको पता है कि खुला बोल जो होता है वो किस पे बजाया जाता है, पखावज पर बजाई जाती है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, एक मिश्र पदी ताल है। क्यों, क्योंकि इसका अगर आप विभाजन देखें, विभाजन की अगर आप बात कर ले तो प्रथम विभाग में 5 बोल, द्वितीय विभाग में 2 बोल, तृतीय विभाग में 3 और चौथे विभाग में 4। तो इस तरीके से क्या है आपका एक मिश्र पदी, क्या है आपका मिश्र पदी ताल कहलाता है। और एक और विशेषता की बात करें, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, सभी विशेषताओं को हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि धमार ताल समझ में आया, धमार ताल के बोल समझ में आया आपको? धमार ताल के बोल समझ में आए? रवि रंजन जी हाय, प्रणाम। क्या है, चिरंजीव जी। सिमरन जी, ये किस चीज का क्लास चल रहा है? ये सभी एग्जाम की क्लास है, जैसे MRS, BPSC, DSSS, आगे आपका है TRE वाला, ये सभी बैच के लिए क्लास है। सावित्री मिश्रा गुड इवनिंग। NVS KVS सभी, निरंजन जी हेलो। एस्टेट का क्लास तो खत्म हो गया था ना, फिर से शुरू हो गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धमार ताल की अगर आप बात करें, धमार ताल की अगर आप बात करें तो धमार ताल क्या है आपका 14 मात्रे का होता है। विभाग बात करें तो 4 विभाग होता है। ताली के विषय में अगर आप बात करें तो 1, 6, 11 जो है आपके ताली होते हैं इन मात्राओं पे। खाली की बात करें तो 8वां 5, 2, 3, 4 आपका छंद बोल होता है। खुले बोल की ताल है, पखावज पे बजाई जाती है, मृदंग पे बजाई जाती है, और इसमें एकल वादन भी आपका होता है। ठीक, एकल क्या होता है, एकल वादन भी होता है। और ये जो है आपका धमार ताल, एक एक चीज अब हम पॉइंट में करके लिखवाते जाते हैं। उसके बाद अगर आपको अगर ये डिस्क्राइब करने के लिए देगा तो पैराग्राफ में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, रीता कुमारी नमस्ते। चलिए, तो धमार ताल के विषय में अगर हम बात करें तो ये क्या है, धमार गायन शैली में इसका प्रयोग किया जाता है। धमार गायन शैली में इसका प्रयोग किया जाता है। धमार ताल का धमार गायन शैली में प्रयोग किया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बन सकता है। एक आपका क्वेश्चन ये रहा।
ठीक, धमार गायन शैली में। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम धमार ताल की विशेषताओं की बात करें तो धमार ताल जो है कथक नृत्य और इसका स्वतंत्र वादन होता है। हमने शायद यहाँ लिखा है, हाँ, एकल वादन जो है इसका स्वतंत्र वादन भी होता है। धमार गायन शैली जो है आपकी, इसको जो आपके हमारे जो विद्वान रहे हैं, हमारे जो संगीतज्ञ रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, इन्होंने इसे क्या भिन्ना गीति के समान माना है। ठीक, जो हमारे मतंग जी का नाम ले लीजिए अगर आप, मतंग आदि विद्वानों ने इसे हिन्ना गीति के समान माना है। और धमार ताल में आपके कृष्ण की जो लीलाएं हैं, रास लीलाएं, उनका वर्णन किया जाता है। ठीक, इसको भी एक बार हम लिखवा दे रहे हैं। धमार ताल में कृष्ण की रास लीलाओं का तथा ब्रिज की ब्रज की होली के दृश्यों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। समझ में आया? धमार ताल की ये आपकी विशेषताएं हैं। इसको क्या करेंगे आप शब्दों में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके जितने भी लंबे प्रश्न अगर आपके आते हैं तो वो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, एक बार और देख लीजिए। धमार ताल जो है आपका 14 मात्रे का होता है। बोल की बात करें तो क धीट धीट धा आग तीट तीट ता, किस तरीके से लगाया जाता है ये भी हमने दिखाया। जब भी खाली होगा आप हाथ फेंक के दिखाएंगे। उसके बाद बात करें मात्रा की बात करें तो 14 मात्रा है। विभाग की बात करें तो 4 मात्रा है। 1 6 11 पे आपकी ताली है, 8वें मात्रे पे खाली है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिप्टिव क्या है। ठीक, अगर अब बात करें इसको अगर बढ़ा के लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, हमने कल भी इसको बताया था, आज भी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। चलिए, धमार ताल को अगर हम और एक्सटेंड करने की बात करें और उसको डिटेल में लिखने की बात करें तो क्या लिखेंगे कि धमार ताल हमारे हिंदुस्तानी संगीत का, हम एक बस इस ताल का बहुत अच्छे से यहां पर हम लिख के दे रहे हैं। 1 मिनट। उसके बाद फिर उसके बाद इसी पैटर्न पे क्या करेंगे, इसी पैटर्न पे सभी ताल को हम क्या करेंगे, डिटेल में लिख देंगे। चलिए, अगर धमार ताल का विधिवत लिखना हो धमार ताल तो किस तरीके से लिखेंगे उसको देखते हैं। हमार ताल हमारे भारतीय हिंदुस्तानी का एक लोकप्रिय ताल है। इस ताल में कुल 14 मात्रा होती है और बोल तो आप लिख कर दिखा ही देंगे, तो बोल को थियोरेटिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसमें बोलों को हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इस ताल में कुल 14 मात्रा है और इसमें कुल विभागों की
संख्या 4 है, अर्थात प्रथम विभाग में 5 बोल, दूसरे विभाग में 2 बोल, तीसरे विभाग में 3 बोल, अर्थात चौथे विभाग में 4 बोल होते हैं। इतना समझ में आया? इतना लिखना है। और क्या लिखना है? और लिखना है, हमने क्या लिखा? धमार ताल हमारे भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का धमार ताल हमारे भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक, ये यहां कर देते हैं हिंदुस्तानी, एक मिनट, चलिए, धमार ताल हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय ताल है। इस ताल में कुल 14 मात्रा होती हैं और इसमें कुल विभागों की संख्या 4 है, अर्थात प्रथम विभाग में आपके 5 बोल, दूसरे विभाग में 2 बोल, तृतीय विभाग में 3 बोल, अर्थात चौथे विभाग में 4 बोल होते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इस ताल में कहां कहां ताली है हम इसको लिखेंगे। तो इस ताल में प्रथम, या आप नंबर डाल के लिख सकते हैं, इस ताल में 1, 6, 11 पर ताली और 8वीं, सबके आगे वीवी लगा दीजिएगा, 8वीं पर थाली है। इतना समझ में आया? इतना हमने लिख दिया। और अगर हम आगे लिखेंगे तो आगे क्या लिख सकते हैं कि इस ताल को पखावज पर, या अगर अच्छे शब्दों में और अगर हम बात करें तो इस ताल का वादन, इस ताल का वादन पखावज वाद्य पर किया पखावज वाद्य पर किया जाता है। इसका छंद बोल 5, 2, 3, 4 होने से इसे मिश्र पदी ताल, मिश्र पदी ताल कहा जाता है। धमार ताल का वादन धमार गायन शैली में होता है। और इसकी या इसका या इसमें कृष्ण की रासलीला ब्रज की
होली के दृश्यों का वर्णन किया जाता है और विद्वानों ने इसे भिन्नागीति के समान माना है। समझ में आया? तो इतनी सारी बातें आप लिख कर आएंगे। और इसका वादन स्वतंत्र रूप से या एकल रूप से स्वतंत्र रूप से ही इतनी बातें समझ में आई? तो इस तरीके से अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए देता है तो इस तरीके से आप धमार ताल को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और इतना लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इतना लिखने के लिए आपको केवल क्या करना है, इतना लिखने के लिए केवल ये फॉर्मेट याद रखना है। बोल याद रहेगा तो मात्रा विभाग खाली ताली को आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। खुले बोल का है, मिश्र पदी ताल है, एकल वादन होता है, धमार गायन शैली में होता है, भिन्ना गीति में प्रयोग होता है, कृष्ण की लीलाओं और ब्रज के होरी के दृश्यों का वर्णन होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो हम बता रहे हैं वो समझिए। ये इतना लिखने का तात्पर्य ये था कि जो लोग भी एमआरएस वाला एग्जाम देंगे वो इस तरीके से क्या करेंगे, इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अब आप एमसीक्यू के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। चीजें समझ में आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट करिए। धमार ताल की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनता है क्या, कि 14 मात्रे का होता है। आगे बढ़ते हैं, धमार ताल को इस तरीके से डिस्क्राइब करके लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो धमार ताल के बोलों को आप लोग को याद रखना है। एक प्रश्न आपका यहाँ बनता है, एक एक प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। कितने मात्रे होते हैं, कितने विभाग होते हैं, कितने आपके ताली किन किन मात्राओं पे है, खाली किन किन पर है, विभाजन किस तरीके से होता है, एकल किस तरीके से है, मिश्र पदी आपका जो है वो किस तरीके से है, पखावज पे जो आपका बचता है। तो इतनी सारी एक एक नंबर का यहाँ पे भी क्या है, गायन शैली में प्रयोग किया जाता है। भिन्ना गीति में गीति के समान इसे माना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कृष्ण रास लीला या ब्रज के दृश्यों का वर्णन है, होरी का इसमें क्या होता है, वर्णन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो धमार ताल से यहाँ पर इतने प्रश्न बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि धमार गायन शैली में आपका क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन धमार ताल में होता है। 2 प्रश्न आपको मिल गए और यहाँ पे एक एक नंबर के प्रश्न मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका धमार ताल यहाँ पे पूर्ण होता है। एक बार देख लेते हैं जो हम लोगों ने लिखा है। धमार ताल पखावज पर बजाई जाने वाली अत्यधिक महत्वपूर्ण ताल है। ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। इसको एकदम पढ़ लीजिएगा किस तरीके से लिखना है, और इसको याद रखेंगे तो किस तरीके से लिखना है ये आपको क्या होगा, याद रहेगा। पखावज पर बजाई जाने के कारण इस ताल के बोल खुले होते हैं। ये हम सबको पता है कि पखावज पर जो बजता है उसका बोल क्या होता है, खुला होता है। इस ताल की प्रकृति जो होती है गंभीर होती है। ये भी ऐड कर लीजिएगा अपने थ्योरी में। और 1 नंबर का यहाँ पे भी आपका प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस ताल के अंतर्गत परन, रेला, टुकड़ा आदि बजाए जाते हैं। धमार नामक गायकी के साथ इसी ताल का धमार नामक जो आपकी गायकी है, जो गायन शैली है, इसमें क्या किया जाता है, संगत किया जाता है। इस ताल का प्रयोग मध्य लय में होता है तथा पखावज पर यह ताल स्वतंत्र वादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। एक मध्य लय है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस ताल में 14 मात्रा होता है। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता। 4 विभाग होता है। प्रथम में 5, 2, 3 और 4। 1, 6, 11 पे आपकी ताली होती है। 8वीं पर क्या होती है, खाली होती है।
आगे बढ़ते हैं रूपक ताल पे। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई किस तरीके से आपका धमार ताल है, किस तरीके से हम क्या करेंगे, धमार ताल को लगाएंगे। अब हम आते हैं अपने रूपक ताल पर। निरंजन दास जी, यस मैम, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें। अब हमारा जो है धमार ताल खत्म हो गया है। धमार ताल से जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सबके आगे हमने क्वेश्चन लगा दिया है। थ्योरी को किस तरीके से लिखेंगे ये भी हमने बता दिया है। तो अब ज्यादा धमार ताल के विषय में जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमने लिख दिया है वहां पे। अब हम आते हैं रूपक ताल पे। ठीक, रूपक ताल के बोल को देखेंगे, मात्रा को देखेंगे। तो सबसे पहले रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हम किसी भी ताल का क्या करेंगे, मात्रा जानेंगे। किसी भी ताल की अगर हम मात्रा जाने तो रूपक ताल जो है आपका ये कितनी मात्रे का होता है, रूपक ताल आपके 7 मात्रे का होता है। सात मात्रे का होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बोल पर आएंगे कि इसका बोल क्या होता है। चलिए बात करते हैं, और डिस्क्राइब किस तरीके से करना है हमने बता ही दिया है। अब हम एक ही चीज को बार बार नहीं लिखवाएंगे, जब जरूरत होगा किसी ताल में तो उसमें लिखवा देंगे। रूपक ताल की बात करें, रूपक ताल आपकी 7 मात्रे की होती है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, मात्रा हमने जान लिया, अब हम बोलों को जानते हैं। बोल क्या है आपका, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। समझ में आया, ती ती ना धी ना धी ना। अब इसके हम विभाजन पे जाते हैं। तो विभाजन क्या है आपका, 3, प्रथम विभाग में 3 बोल हैं, द्वितीय विभाग में आपके 2 बोल हैं, और तृतीय विभाग में आपके भी 2 बोल हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 3 विभाग निकल कर आता है, 7 मात्रा निकल कर आता है, और आपको बोल याद रखना है। प्रथम मात्रा ही इसका खाली है, ये हमको याद रखना है, और चौथा जो है आपका ये दूसरा, और ये जो है आपका तीसरा। समझ में आया। अब हम यहाँ पे एक दोहे के तरफ से आप याद कर सकते हैं, या दोहा एग्जाम में पूछता भी है कि ताल को पहचानिए कि कौन सा ताल है, तो इसलिए हमने इसको लिखवाना जरूरी समझा। क्या है आपका, क्या है कि पहली पर, आप सभी को पता भी होगा, पहली पे सम, पर खाली। पहली पर सम होना चाहिए हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नियम के अनुसार, पर क्या हुआ, पर खाली हो गया। ये 4 और 6 पर ताली। क्या है, 4 और 6 पर क्या है आपका, ताली है। दिखने में है छोटी। ये 7 मात्रे की ताल क्या है, एक प्रकार से छोटी ताल है आपकी। दिखने में क्या है, छोटी। यह ताल बड़ी मत वाली, यह ताल बड़ी मत वाली। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, हमने सब बता दिया ना, हमने बोल बता दिया, मात्रा बता दिया, ताली खाली बता दिया। अब हम थोड़ा सा प्रश्नों पे नजर डालते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। पहला आपका 7 मात्रे का होता है, एक प्रश्न यहां पर आ गया। बोल को याद रखना है, बोल को क्या करना है, बोल को याद रखना है, ये एक आपका प्रश्न हो गया। दूसरा क्या है, ये जो आपका खाली है, इस खाली पे आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा ताल है जो आपके प्रथम मात्रा पर क्या है, खाली है। तो एक तरीके से आपका ये बन गया। उसके बाद आपको ये जो है आपका दोहा जो है इसको याद रखना है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से दोहा दे देता है और ऑप्शन दे देता है, झपताल है, रूपक है, त्रिपुट है, तिलवाला है, जिपचंदी है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, रूपक ताल को लगा कर आएंगे। तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। रूपक ताल कितने मात्रे का है, बोलों पे आपको ध्यान देना है, बोल हर ताल का याद करके जाना है। उसके बाद आपको पहले पे आपका खाली है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न रूपक ताल से पूछता है, एक ये याद रखना है और दोहे को याद रखना है। अब हम आते हैं आगे की कहानी पे कि आगे क्या क्या है रूपक ताल में। चलिए रूपक ताल के विषय में बात करें तो ये किस पर बजाया जाता है, तो यह आपके तबले पर बजाया जाता है। किस पर, तबला पर वादन। ये क्या है, आपके तबले पर बजाया जाता है, अर्थात क्या है, ये बंद बोल का ताल है, बंद
बोल। बंद बोल खुला बोल लिखवाने का तात्पर्य ये है कि जब आपसे एग्जाम में पूछे कि रूपक ताल बंद बोल का ताल है या खुले बोल का ताल है तो आप बंद बोल लिखेंगे। अगर ये भी पूछे कि रूपक ताल जो है तबले पर बजाया जाता है या पखावज पर बजाया जाता है तो क्या लिखेंगे आप? तबला लिखेंगे। इसीलिए तबला, बंद बोल, खुला बोल, पखावज बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि तबला पर लिख के क्वेश्चन में आपको बंद बोल ही दे। ठीक, चलिए मात्रा की अगर विषय करें, मात्रा के विषय में अगर हम बात करें, चलिए मात्रा के विषय में बात करें तो 7 मात्रा का होता है, हम सबको पता है। ताली की अगर आप बात करते हैं तो ताली जो है आपका 4 और 6 पर ताली है। खाली की बात करें तो प्रथम मात्रा पर ही क्या है आपका? खाली है। क्या है? प्रथम मात्रा पर ही क्या है आपका? खाली है। विभाग के विषय में अगर आप बात करते हैं तो विभाग किस तरीके से है? प्रथम में आपका 3 बोल, द्वितीय में 2 बोल, तृतीय में आपका 2 बोल, अर्थात इसका 3 विभाग होता है। और ये जो है आपका, इस पैटर्न को क्या कहते हैं? हम छंद बोल कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद बोल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका वादन कहाँ कहाँ होता है मुख्य तरीके से, या अधिकतर कहाँ किया जाता है रूपक ताल का वादन? तो इसका जो वादन है आपका गीत में हम कर सकते हैं, भजन में भी होता है, मैम इसमें धी धीना तीतीना कौन लिखा था मैम इसमें धी धीना? मैम इसमें धी धीना तीना तीना नहीं होगा। हमने कहा लिखा है रूपक ताल में? हमने ती तीना लिखा है। देखिए ती तीना धीना धीना। और निरंजन जी बताइए कहाँ आपको कंफ्यूजन है? ती तीना धीना धीना। चलिए एक बार देख लीजिए निरंजन जी हम क्या लिखे हैं। चलिए तो गीत, भजन, गजल, तालों में इसका वादन होता है, गत में इसका वादन होता है, कथक नृत्य में भी इसका वादन किया जाता है। कथक नृत्य में भी इसका वादन किया जाता है, ध्रुपद में भी इसका वादन होता है। ठीक, और इसका सोलो वादन भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं स्वतंत्र वादन। क्या होता है? स्वतंत्र वादन भी इसमें क्या होता है आपका? स्वतंत्र वादन भी होता है। और ये क्या है आपका? एक विषम पदी ताल है। क्या है? विषम पदी ताल के अंतर्गत आता है, विषम पदी ताल। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसको हम इस कलर से लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे कि रूपक ताल का सम प्रकृति राग क्या है, अर्थात मिलता जुलता राग क्या है, तो सम प्रकृति ताल की अगर बात करें तो क्या है? सम प्रकृति ताल आपका तीव्रा ताल है। ठीक, या तेवरा। तो इस तरीके से इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब किस तरीके से सम प्रकृति है? बोल तो असमान ही रहेगा, कॉमन सा बात है कि सबका बोल असमान होता है। रूपक में भी आपका 3-2-2 का विभाजन होता है, तीव्रा ताल में भी आपका 3-2-2 का विभाजन होता है। और बात करें तीव्रा ताल में एक भी खाली नहीं होता है, और इसमें क्या है? प्रथम मात्रा पर ही खाली है। तो इस तरीके से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से मिलता जुलता होके भी असामान्य है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सम प्रकृति ताल कहते हैं। ठीक, इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो विभाग का सम प्रकृति ताल याद कर लीजिएगा। ठीक, तीव्रा ताल होता है। चलिए तो इतनी सारी बातें हमने जान ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तैयारी 4 कंबाइंड बैच के सभी क्लास के जैसा मैंने ऐसा जबरदस्त क्लास कहीं नहीं देखा। अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। रूपक ताल के विषय में जितनी बातें थी हमने सब बता दिया। अब हम थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से। प्रश्न साथ में तैयार करते चलिएगा, बाद के लिए छोड़ेंगे तो सब कुछ बाद में ही रह जाता है। रूपक ताल कितने मात्रा का होता है ये पूछेगा एक प्रश्न।
बोल याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ। खाली याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ। दोहा याद रखना है, दोहा, ये एक प्रश्न आपका यहाँ। एक प्रश्न आपका यहाँ बनता है, स्वतंत्र वादन होना होता है, तबले पर बजाई जाती है, एक प्रश्न यहाँ होता है। रूपक ताल किससे बजाई जाती है? तबले पे बजाई जाती है। रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है? 7 होती है। रूपक ताल में किस किस मात्रे पे ताली होती है? 4 और 6 पे होती है। रूपक ताल में कितनी मात्रे पे खाली होती है? 1 मात्रे पे खाली होती है। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 2, 2 का 3 विभाग होता है। किस किस पर इसका वादन किया जाता है? गीत पर, भजन पर, गजल पर, ख्यालों पर, गत पर, कथक नृत्य पर और ध्रुपद पर। इसका जो विषम पदी ताल, ये याद रखना है। बंद पर बजाया जाता है, ये याद रखना है। और सम प्रकृति ताल के विषय में बात करें तो ये याद रखना है। समझ में आ गया? रूपक ताल के अंतर्गत जो भी बातें थी हमने बता दी। अब आते हैं थोड़ा सा जो ये लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। किस तरीके से लगाएंगे ताल को वो देख लीजिए, ठीक। चलिए खाली के विषय में बात करते हैं। तो प्रथम मात्रा ही हमारी खाली है, तो ती, ती, ना, भी, ना, ही, ना, ती, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, हमारा ताल बजता है, रूपक ताल। याद रखिएगा जब भी आप ताल खोलते हैं तो बंद करने के लिए प्रथम मात्रा को लिया जाता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं कि यह तबले पर बजाई जाती है। हमने सबको पता है, अभी हमने पढ़ा। इसीलिए इस ताल की संगत भाव संगीत में किया जाता है, जैसे गीत, गजल, ये जैसे हो गया, भजन हो गया, ठीक। हमने वहां पे ऑलरेडी लिख दिया है अलग अलग करके। साथ साथ ख्याल अंग में किया जाता है। ख्याल को भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने ख्याल भी लिखा है, ख्याल लिखा है, गत लिखा है, भजन लिखा है, संगीत लिखा है, गीत लिखा है, गजल लिखा है, कथक नृत्य और ध्रुपद। आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में क्या है। तंत्रवादियों पर मसीत खानी गत, हमने गत के विषय में बात किया है, ठीक। यहाँ पे गत लिखा है। इन्हीं मसीत खानी गत, रजा खानी गत, तो मसीत खानी गत आदि के साथ इसका मुख्य रूप से क्या होता है, वादन होता है। इस ताल में सोलो वादन होता है, ठीक। इसमें स्वतंत्र वादन किया जाता है, सोलो वादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पेशकर, कायदा, टुकड़ा, परन, रेला आदि क्या होती हैं, बजाई जाती हैं। कुछ विद्वान के अनुसार इस ताल की पहली मात्रा पर खाली होती है, ठीक। थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये क्या एक मतभेद वाला ताल है, मतभेद ताल है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ताल की पहली मात्रा सम होने के कारण उस पर खाली की मात्रा दिखाना अच्छा नहीं लगता है। इसमें 7 मात्राएं होती हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो रूल है वो क्या है। रूल ये है कि पहली मात्रा पर सम होगा, ठीक। ये हम सबको पता है। अब कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि लगाएंगे हम खाली ही, परंतु हम लिखेंगे क्या, ताली। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि रूपक मात्रा का एक ताल खाली है, हमको पता है, लेकिन उसको अगर हम खाली दिखाए तो अच्छा नहीं लगता है। क्या करें हम, क्या करते हैं कि इसको सम दिखा देते हैं, परंतु लगाएंगे क्या हम, खाली। तो इस तरीके से क्या है, इसमें अपवाद है। हालांकि जो हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा। 3 विभाग होते हैं, 1, 4, 6 पर ताली होती है। देखिए ये विद्वानों के अनुसार है, जो लिखित है, लिखित है, परंतु अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मात्रा खाली किस ताल की है, तो रूपक की है। पहली मात्रा पर खाली दिखाई जाती है, परंतु हम क्या करते हैं, लिखते इस तरीके से। तो ये कुछ विद्वानों का मत है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यह एक क्या है, विषम पदी ताल है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो इसका बोल है वो क्या है, बोलों की संख्या क्या है, अलग है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, रूपक ताल समाप्त हो गया। तो आज हमने क्या क्या देखा, रूपक ताल देखा और धमार ताल देखा। आगे अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आड़ा चार ताल भी आज बता देंगे। आड़ा चार ताल की अगर हम विषय में बात करें तो आड़ा चार ताल कितने मात्रे का होता है, आड़ा चार ताल जो है आपका ये कितने मात्रे का होता है, ये भी आपके 14 मात्रे का होता है, ठीक। आगे बढ़े, इतनी बातें समझ में आई। कहां कहां प्रश्न बन रहा है इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप केवल बोल याद कर लेते हैं, मात्रा खाली याद कर लेते हैं, तो उसको किस तरीके से पैराग्राफ में लिखना है ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं आड़ा चार ताल की ओर। तो आड़ा चार ताल जो है ये भी आपके 14 मात्रे का है। अब इसको देख लेते हैं, उसके बाद बाकी कल देखेंगे। चलिए आड़ा चार ताल, आड़ा चार ताल की अगर आप बात करें तो आड़ा चार ताल जो है आपका 14 मात्रे का ताल होता है। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने मात्रे का ताल हो गया? 14 मात्रे का ताल हो गया आड़ा चार ताल। अब हम इसके बोलों को लिख लेते हैं। बोल क्या है इसका? धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी ना। चलिए आगे बढ़े। अब हम अगर तिरकिट जो आपका शब्द होता है आगे बताएंगे। तिरकिट जो है आपका, जब हम इसका दुगुन तालों का जब दुगुन तिगुन करते हैं तो पूरा तिरकिट ना बोल के क्या कह देते हैं हम? त्रिक बोल देते हैं। धिन त्रिक धीना तू ना कत्ता त्रिक धीना धी धीना। इस तरीके से क्या कहते हैं हम? बोल देते हैं, ताकि उस पर ज्यादा समय ना लगे। चलिए अब बोलो पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा? धिन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये है आपका धिन। उसके बाद क्या है आपका? तिरकिट। दिखाई दे रहा है। दो भाग में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ताल विभाजन करके नहीं लिखा जाता है। तिरकिट समझ लीजिएगा, ठीक? तिरकिट है ये। धिन तिरकिट धी ना तू ना। धिन तिरकिट धी ना तू ना कता कता तिरकिट धी ता। धिन तिरकिट धी ना तू ना कता कता। नौवीं मात्रा पे आप क्या है? तिरकिट। तिरकिट। 10वीं आपका क्या है? धी। फिर है आपका ना। धिन तिरकिट धी ना तू ना कता तिरकिट धी ना धी ना। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? इसके विभागों पे ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जब बार बार बोलेंगे तो तिरकिट मन में बैठ जाएगा। एक और बात है, आप लोग याद रखिएगा, जब आप ताल लिख रहे हैं तो अगर एक में क्या है आपका? तिरकिट इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर ये बांधा हुआ है तो आपको बांधना है, ठीक? अगर धिन धिन लिखा हुआ है एक मात्रे पे, तो इसको भी क्या करना है आपको क्या करना है? बांधना है। अगर आप नहीं बांधते हैं तो ताल पूरा गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? बांधना है। ये जो आपका पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है? बांधना है। ये क्या है? एक मात्रे में इतने बोल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कहते हैं? विभाजित करते हैं इसको, ठीक? विभाजित अगर आप करते हैं तो इसमें दो को विभाजित किया जाता है। एक विभाजन आपका यहाँ हो गया, दूसरा विभाजन यहाँ हो गया, 6वें पे एक आपका विभाजन हो गया, उसके बाद 8वें पे एक विभाजन हो गया, उसके बाद फिर 2 बोल के बाद विभाजन, फिर 2 बोल के बाद विभाजन। इस तरीके से क्या है? इस तरीके से आपका पूरा कितना विभाग बनकर आता है आड़ा चार ताल का, वो देख लेते हैं। विभाग की बात करें तो 1 विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग, 4 विभाग, 5 विभाग, 6 विभाग और कुल कितने विभाग आते हैं? 7 विभाग आपका आता है आड़ा चार ताल का। चलिए अगर हम इसमें ताली खाली की बात करें तो ये आपका प्रथम मात्रा क्या होता है? ताली होती है। तीसरे पे हमारी दूसरी ताली है। 5वां जो है हमारा खाली है। तीसरी ताली यहाँ है। 9वें पे हमारी खाली है और यहाँ पर आपकी चौथी और जो लास्ट वाला है ये आपका खाली। तो इस तरीके से जब इतना मटेरियल आपको याद रहेगा तो क्या क्या आप फाइंड आउट कर पाएंगे? फाइंड आउट करेंगे कि विभाग कितना है? 7 है। मात्रा कितना है? 14 है। विभाग 2-2 का बना है। ताली की अगर हम बात करें तो इतना सब कुछ जानने के बाद ये सारी चीजें आसानी से आप लोग क्या करेंगे? निकाल पाएंगे, ठीक? 1 3 7 11। खाली की बात करें तो खाली क्या है? धा दिन ता ती ट क त ग दी ग न। 5 9 और 13। समझ में आया? तो इतना जब सब कुछ पता चल जाएगा तो ये सारी चीजें आपको आसानी से पता चल जाएंगी। विभाग पता चल गया। प्रश्न एक यहाँ बना। मात्रा पे प्रश्न बनेगा। ताली किस किस पे है ये प्रश्न बनेगा। खाली किस किस पर है ये प्रश्न बनेगा। छंद बोल से भी प्रश्न बनता है। छंद बोल से प्रश्न बनेगा। ये छंद दे देगा, कह देगा किस ताल का छंद बोले। झप ताल का,
तीव्रा ताल का, चार ताल का या आड़ा चार ताल का, तो क्या लगाना है आपको, आड़ा चार ताल। अब इसका जो वादन है किस पर होता है, इसका जो वादन है ये आपका तबला पर होता है, ठीक, तबला पर होता है। तो इतनी सारी बातें आपको इस ताल में याद रखना है। अब थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्न आपका यहां बनता है, कितने मात्रे का है, ये जो एक एक करके दिए हैं ये पूरा प्रश्न बना हुआ है, ठीक, ये जो है पूरा एक एक नंबर का प्रश्न है आपका। छंद बोल याद रखना है, बोल याद रखना है, और कहाँ आपकी ताली खाली है ये याद रखना है। अब हम आते हैं आड़ा चार ताल के विषय में बात करें तो दीपचंदी के समान इसमें भी 14 मात्रा होता है। दीपचंदी जो होता है ये भी आपका 14 मात्रा होता है। दीपचंदी यहाँ लिख दिया है तो परेशान नहीं होना है, दीपचंदी ताल आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो दीपचंदी में भी 14 मात्रा होता है, तो उसी के समान कह दिया है कि ये जो है ये भी आपका कितने मात्रे का होता है, 14 मात्रे का होता है। अब 14 मात्रे की ताल कौन कौन सी हैं, अगर धमार ताल है, दीपचंदी ताल है आपका, आड़ा चार ताल है आपका, दीपचंदी ताल है। चलिए, तो दीपचंदी ताल है आपका 14 मात्रे के समान ही आड़ा चार ताल है। यह ताल संगत करने के साथ सोलो वादन भी इसका किया जाता है, तो ये भी ऐड कर लीजिए, सोलो वादन भी होता है इसमें। सोलो वादन इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोलो वादन करते समय इस ताल में पेशकर, कायदा, रेला, टुकड़ा, परन, गत आदि सभी बंदिशें दर्शाई जाती हैं। इसमें 7 विभाग होते हैं, हमको पता है, अभी हमने बताया। 1, 3, 7, 11 पर ताली, ये भी पता है। 5, 9, 13 पर खाली होता है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है। आगे बढ़ते हैं। इस ताल की संगत द्रुत लय के साथ की जाती है। इसको एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें की जाती है द्रुत लय। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दीपचंदी ताल आ गया, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, 3 ताल आज कवर हो गया। इस तरीके से आड़ा चार ताल को अगर आपको विभाजित करने के लिए देगा तो क्या लिखेंगे, आड़ा चार ताल हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय ताल है। आड़ा चार ताल जो होता है आपके 14 मात्रे का ताल होता है। 14 मात्रे का ताल होता है, इसमें कुल विभागों की संख्या जो है 7 है, अर्थात प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें विभाग में, छठवें और सातवें विभाग में 2-2 बोल होते हैं। इसका वादन तबले पर किया जाता है और इसका वादन सोलो भी किया जाता है। द्रुत लय में इसको बजाया जाता है। खाली की बात करें अगर हम इस ताल में, इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे कि बात करें, आप लिखेंगे आड़ा चार ताल में खाली 5वीं, 9वीं और 13वीं मात्रा पर होती है। ताली जो होती, ताली 1, 3, 7, 11 पर ताली होती है। एक, 3, 7, 11 पर ताली तथा चलिए, तो समझ में आ गया। तो ताल जो हमने शुरू किया था, कल हमने 2 ताल देखा था, आज हमने 3 ताल, तो कुल मिला के आपका 5 ताल कवर हो गया, ठीक। जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं, हमारा थर्सडे और संडे क्लास ऑफ होता है, तो आप लोग इस टाइम को वेस्ट ना करके 40 वीडियो ऑलरेडी है, ठीक, 40 वीडियो जो है ऑलरेडी है, उन सभी को आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद साथ साथ लाइव क्लास में जुड़े रहिए ताकि ताली भी समझ में आए और साथ में आप लोग चल पाए। चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम क्या लेकर आएंगे, कल हम लोग चलेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे दीपचंदी ताल को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दीपचंदी ताल में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम 3 ताल को लेके चलेंगे। 3 ताल के बाद हम लोग लेके चलेंगे तिलवाड़ा ताल को, तिलवाड़ा ताल को। उसके बाद हम लेके चलेंगे झुमरा ताल को। उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे एक ताल को, ठीक। तो एक ताल जो है आपका, यहीं पे हम क्या करेंगे, 4 ताल का क्या करेंगे, जो कंपेयर है आपका, इसको हम क्या करेंगे, आप लोग को बता देंगे, ठीक। यहाँ पे हम एक बार फॉर्मेट बना के दे देंगे, और जब तीव्रा ताल की बारी आएगी तो वहां पे एक बार हम रूपक ताल को भी दिखा देंगे। उसके बाद जो इसका कंपेयर है वो वहां पर करा देंगे। समझ में आया?
इस तरीके से चीजों को लेके चला जाएगा। उसके बाद आपके झपताल, बहुत सारी ताले हैं जो भी आपके सिलेबस में है, सबको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। चीजों को समझते हुए क्या प्रश्न बन सकते हैं और किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, इन सारी चीजों को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, मैम बैच पर बहुत सारी चीज अपलोडेड हैं, जैसे कि एनसीईआरटी और भी सारा चीज, उस सब को नहीं न देखेंगे, प्लीज बता दीजिए। नहीं, देखिए जो हमारा न्यू बैच करके है एक प्लेलिस्ट, ठीक, उसको देखिए, उसमें 40 से 41 आपके वीडियो होंगे, क्लासेस होंगी, इन सभी को ढंग से पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी वाला देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप लोग ये क्लास कर रहे हैं तो इस क्लास को ध्यान से पढ़िए, ठीक, समय मिलेगा तो एनसीईआरटी एक बार देख लीजिएगा 2x के स्पीड में। तो 40 वीडियो 41 वीडियो गया है, इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते हुए पढ़िए। चलिए एक बार सर से बात कर लीजिए, सर कुछ बोल रहे हैं। देखिए मित्रों, आप सबको दिया बहुत कुछ गया है, लेकिन परेशान नहीं होना है। बस आपको जो न्यू वाला जो बैच है ना, जो कंबाइंड बैच है, उसको देखिए। देखने के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, देखने के लिए जो और भी कुछ क्लासेस उसमें दे दी गई हैं। होता क्या है कि हमारे पास जितने कंटेंट रहते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, हम वो दे देते हैं। जैसे कई विद्यार्थी हैं, उनको वो भी देखना होता है, तो वो कहते हैं कि सर एनसीईआरटी वाला भी जो आपने दिया है वो देख ले, आप उसको ऐड कर दीजिए। बट अभी जो क्लासेस चल रही हैं काफ़ी जिम्मेदारी से चल रही हैं, तो इसमें सिर्फ कंबाइंड बैच वाला आप उसको फॉलो करिए, कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कई लोग फिर किताब से पढ़ेंगे, कई लोग यूट्यूब पर भी जाके, तो पढ़ने के लिए तो कुछ भी आप कितना ही पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा यही है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह फोकस होकर पढ़िए। जो कंबाइंड बैच का फोल्डर आपको बनाया गया है उसमें 40 से 41 लेक्चर है। ये जो क्लासेस चल रही है उसी में ऐड ऑन होती रहेंगी, तो 41 42 43 ऐसे ऐड ऑन होती रहेंगी, तो उसको फॉलो करिए। टेस्ट सीरीज जो था उसको हटा दिया गया है, नए टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, तो वो भी जल्द से जल्द ऐड ऑन हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। बाकी आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए। ये जो बैच चल रहा है ये दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो ईएमआरएस वाले हैं या जो बीपीएससी वाले हैं, जिनकी संभावनाएं हैं कि रिजल्ट के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद तुरंत जो है वो वैकेंसी आ जाएगी, तो देखते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ, लंबी भी क्लासेस चलेंगी, शुरुआत है, हम लोग एक एक दिन में 2-2 क्लासेस भी लेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, पूरी जिम्मेदारी से सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। जो मित्र स्टेट बैच लेके यहाँ पे आए हैं उनको पता होगा कि स्टेट में इतने कम समय में हमने बेहतरीन तरीके से सिलेबस कराया था। तो अभी यूपीएलटी ग्रेड हो गया, एनवीएस केवीएस हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, इनमें बहुत समय है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंबाइंड बैच वाले पे फोकस करिए। इसके अलावा जीके जीएस के लिए नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं। आपको एक हफ्ते के अंदर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, एंड नोट्स जो भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, मैं मेरा वाला क्वेश्चन, मुशाहिद क्या क्वेश्चन था? आप लोग शायद आप दूसरे ताल से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जब वो ताल पढ़ाया जाएगा तो जो उसमें कंफ्यूजन आप लोग को होता है वो मैम दूर कर देंगी, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए। 80 नंबर का म्यूजिक तो आप करवा रहे हैं, बाकी लेकिन बीपीएससी में और 70 नंबर है कहीं, वो भी सर बोले थे, उसका कब क्लास होगा? चिरंजीवी जी, देखिए मित्र, जो आप शायद बीपीएससी की बात कर रहे हैं, देखिए बीपीएससी में जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश है उनका लेक्चर ऑलरेडी दिया गया है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उसको देख लीजिए, उससे अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है। जो 40 नंबर का आपका है उसके लिए मैंने बोला था कि प्रॉपर नोट्स दिया जा रहा है, मैंने अभी ही बोला है कि नोट्स पे तैयारी चल रही है, एक हफ्ते के अंदर नोट्स मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। जीके जीएस आप नोट से ही पढ़िए, लेक्चर देखना बिल्कुल नहीं जाना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं। जीके जीएस समंदर है, आप कितना ही पढ़ेंगे वो कम होगा। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, उस टॉपिक पे हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। A4 एक दिन का सिलेबस तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी जीके जीएस जो भी है, रीजनिंग वगैरह, क्योंकि रीजनिंग जीके जीएस ऐसा
सब्जेक्ट है ही नहीं कि 10 दिन में ख़त्म किया जाए चाहे 20 दिन में किया जाए। ये जो चीज़ें हैं रेगुलर करने वाली चीज़ हैं। तो जीके जीएस के लिए अभी से समय दीजिए। रीजनिंग वगैरह ये जो भी आपका जो कॉमन एग्ज़ाम है इन सभी पे क्या करिए, अभी से तैयारी शुरू करिए। बाकी संगीत के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस पे भी काम चल रहा है। ठीक, बाकी सर ने बताया कि जो भी कॉमन जो आपका टेस्ट है उसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न लाएंगे। ठीक, देखिए मित्रों, जो हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना जीके जीएस वाला, वो आपको मिल जाएगा। A4 साइज में नोट्स है, तो उसको आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। आपको नोट्स भी मिलेगा, उसी नोट से आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा, तो आप आराम से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। पूरे 150 नंबर की तैयारी होगी। टाइम बहुत है, जो हम लोग दे रहे हैं उसको आप आराम से ग्रहण करते रहिए, सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। जैसे ही लाइव सेशन होता है उसको अटेंड करिए, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग होते हैं लाइव सेशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी विद्यार्थी रहते हैं, एंड ये हर जगह होता है, हर यूट्यूब पर भी कहीं भी, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ संख्या कम होती है। होता क्या है कि हम लोग के अंदर की मेंटालिटी रहती है कि हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद में पढ़ते पढ़ते कभी नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा सबसे यही है कि लाइव चीज़ों को देखिए। आपको लगता है कि लाइव 1 घंटे में देखेंगे और रिकॉर्डेड 2x में देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन अपने आप से भी आप पूछिएगा। आप एक बार जब चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाती हैं तो उसको कंप्लीट करना आसान नहीं होता है, वो फिर आज नहीं तो फिर नहीं होता है। ठीक है, तो मित्रों अभी हम लोग रखते हैं चीज़ों को, और फिर जो भी चीज़ें होंगी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए। इसके अलावा टेलीग्राम दिया गया है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।